आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आज हम इस क्लास में पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो ये आज हमारी दूसरी क्लास है। हम एक क्लास इसकी पहले भी करा चुके हैं कि फणेश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है। फणेश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो फणेश्वर नाथ रेणु जी की जो कहानी है वो रसिक प्रिया जो है वो फणेश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। रस आखेटक जो है वो कुबेर नाथ राय की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। तो सांप्रदायिक समस्या पर जो लिखा गया उपन्यास जो है वो तमस है, जो कि भीष्म सानी जी के द्वारा रचित माना जाता है। बूंद और समुद्र जो है अमृतलाल नागर जी के द्वारा रचित है। बलचनमा जो है नागार्जुन के द्वारा रचित है। अपने अपने अजनबी जो है यह अज्ञ के द्वारा रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है। थोड़ा सा इसे दिख कम रहा है, ऐसा ही है। निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा की नहीं है। जब यह सुरेंद्र वर्मा की नहीं है, सुरेंद्र वर्मा की है दूसरी है। इसी तरह सेम रचना है, लेकिन मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित नहीं है। जबकि महाभोज मनु भंडारी के द्वारा रचित है। आवा चित्रा मुदगल के द्वारा रचित है। तत्सम जो है वो राजी सेठ के द्वारा रचित मानी जाती है। और यह सभी प्रश्न जो हैं पीजीटी टीजीटी में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, इसलिए इसे अंत तक बने रहें। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो पहला गिरमिटिया उपन्यास जो है वो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दुक्खम सुक्खम उपन्यास की लेखिका हैं। तो दुक्खम सुक्खम जो उपन्यास की लेखिका मानी जाती हैं तो वह ममता कालिया जो हैं वो दुक्खम सुक्खम उपन्यास की लेखिका मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो पाप और पुण्य को जो है चित्रलेखा में प्रस्तुत किया गया है। यह भगवती चरण के द्वारा रचित माना जाता है। आखिरी दाव जो है यह भी भगवती जी के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं। तो वह पथबंधु उपन्यास के जो लेखक हैं वो नरेश मेहता को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं मिलता है? तो कब तक पुकारूं, शैलेश झूला नट, सेवा सदन।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो नाट्य कृति का जो नाम माना जाता है, बकरी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दूसरी परंपरा की खोज किस विद्या की रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज जो है ये आलोचना विद्या मानी जाती है, जो कि नामवर सिंह के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जो है यह सुरेंद्र वर्मा की नाटक कृति मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद का है। और जयशंकर प्रसाद जो हैं एक छायावादी कवि माने जाते हैं और इनका जन्म जो है 1889 सुगनी साहू परिवार में हुआ था और इन्होंने महाकाव्य कामायनी की रचना 1935 में की थी, जिसमें 15 सर्ग माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। तो मध्यम वर्ग की जो पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला जो नाटक माना जाता है तो वह आधे अधूरे जो है यह मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है, जो कि मोहन राकेश के द्वारा रचित माना जाता है। तमस जो है यह भीष्म साहनी जी की रचना है। जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो देश विभाजन की जो त्रासदी है यह झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। झूठा सच, तमस, यह कुछ ऐसी रचना है जिनमें देश विभाजन का वर्णन किया गया है, तो यह झूठा सच उपन्यास में वर्णित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार जो है वो जैनेंद्र कहा जा सकता है। तो यह सभी जो हैं इलाचंद्र जोशी भी हैं, जैनेंद्र भी हैं और माने जाते हैं, जबकि इलाचंद्र जोशी और जैनेंद्र यह भी दोनों मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। तो निम्न में से जो दलित आत्मकथा नहीं है तो मेरी असफलताएं जो कि बाबू गुलाब राय के द्वारा रचित हैं यह दलित आत्मकथा नहीं है, जबकि अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिसराय, जूटन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तिरस्कृत, ये तीनों जो हैं दलित आत्मकथाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन रेखा चित्र विद्या की रचना नहीं है? तो कठगुलाब जो है वो रेखा चित्र विद्या की रचना नहीं है, जबकि छड़ बोले कड़ मुस्कुराए कन्हैयालाल मिश्र की रचना है रेखाएं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अल्मोड़े का बाजार किस विद्या की रचना है?
तो अल्मोड़े का बाजार जो है एक रिपोर्ताज विद्या मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्ध कथानक किस विद्या की रचना है। तो अर्ध कथानक जो है बनारसी दास के द्वारा रचित आत्मकथा विद्या की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है। तो दस्तावेज रामचंद्र तिवारी जो हैं यह इस पत्रिका से संबंधित नहीं माने जाते हैं, जबकि नया ज्ञानोदय है रविंद्र कालिया के द्वारा रचित की पत्रिका है। पहल जो है यह ज्ञान रंजन की पत्रिका है और तद्भव जो है अखिलेश की पत्रिका मानी जाती है, जबकि दस्तावेज रामचंद्र तिवारी की पत्रिका नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लक्ष्मीपुरा किस विद्या की रचना है। तो लक्ष्मीपुरा जो है एक रिपोर्ताज विद्या की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो बागर्थ पत्रिका जो है यह कोलकाता से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है। तो अकाल पुरुष गांधी जो जीवनी की रचना की है तो वह जैनेंद्र ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। तो द्वंद्व समास जो है पाप और पुण्य में जो है द्वंद्व समास माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वार्डिक छंद है। तो निम्न में से जो वार्डिक छंद सवैया जो है वार्डिक छंद माना जाता है, जबकि दोहा अर्ध मात्रिक छंद माना जाता है, चौपाई जो है सममात्रिक छंद माना जाता है और रोला भी सममात्रिक छंद माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि परमानंद शब्द में कौन सा समास है। तो परमानंद शब्द में जो है वो कर्मधारय समास माना जाता है। परम है आनंद, तो परम आनंद में जो है कर्मधारय समास माना जाता है। कर्मधारय समास जो है विषय विशेषण जहाँ होता है वहाँ कर्मधारय समास का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। जहाँ उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विवस्य रस का स्थायी भाव है। विवस्य रस का स्थायी भाव है, तो विवस्य रस का जो स्थायी भाव माना जाता है वो जुगुप्सा को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन अर्थालंकार है। निम्न में से कौन अर्थालंकार है। तो इनमें से रूपक जो है वो अर्थालंकार है, जबकि श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति ये जो हैं सभी शब्दालंकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव माना जाता है। रसों की संख्या जो है 9 होती है, लेकिन भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, जिसमें से उन्होंने शांत को रस नहीं माना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समरस थे जड़ चेतन सुंदर साकार बना था, चेतना एक बिलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इन पंक्तियों में जो रस माना गया है वो शांत रस माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो
तो पंचवटी शब्द में जो है वो द्विगु समास माना जाता है। जहाँ पर पहला पद जो है संख्यावाची होता है तो वहाँ द्विगु समास माना जाता है। जहाँ विषय और विशेषण की प्रधानता होती है वहाँ कर्मधारय समास माना जाता है। जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ अव्ययी भाव माना जाता है, और जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें बिनु पग चले सुने बिनु काना में जो है असंगति अलंकार माना जाता है, जिसके कार्य और कारण में जब समानता ना हो तो वहाँ असंगति अलंकार माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। निम्न में अर्ध स्वर जो है या जो है वो अर्ध स्वर कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो बिहारी हिंदी की जो बोली का नाम है वह मगही जो है वो बिहारी हिंदी की बोली मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो पश्चिमी हिंदी में जो है वो कन्नौजी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे तो बाल गंगाधर खेर जो थे वो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की जो राजभाषा का जो दर्जा मिला था? तो वह अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो शब्द को भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण ध्वनियाँ जो हैं दूसरा और चौथा वर्ग व्यंजन से संबंधित हैं। तो अल्प प्राण जो है पहले और तीसरे वर्ग के पहला और तीसरा वर्ड जो है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, जबकि दूसरा और चौथा वर्ड जो है वो महाप्राण के अंतर्गत माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो ब्रजभाषा का जो क्षेत्र सरगुजा जो है वो ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है, जबकि धौलपुर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ यह सभी जो हैं ब्रजभाषा क्षेत्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अहेतुकी का शुद्ध रूप है। तो अहेतुकी का जो शुद्ध रूप माना जाता है, अहेतुकी जो है अहेतुकी का शुद्ध रूप माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? किस उपसर्ग में आ उपसर्ग नहीं है? तो आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है, जबकि आ जन्म में आ प्लस जन्म है, आगमन में आ प्लस गमन है, आकर्षक में आ प्लस कर्षक है, जबकि आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में जो है वो व्यंजन संधि मानी जाती है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि उद्योग का संधि होगा। तो उद्योग का जो संधि है, उत प्लस योग जो है वो उद्योग का संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। तो निम्न में से जो प्रत्यय रहित शब्द माना गया है, तो दुर्गुण जो है वो प्रत्यय रहित शब्द है, क्योंकि यहाँ पर दुर उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसमें प्रत्यय नहीं है। जबकि दर्शनीय में यह प्रत्यय है, भिक्षुक में उक प्रत्यय है, कर्तव्य में यह प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अथवा व्याकरण की दृष्टि है। तो अथवा क्या है? अथवा जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो अथवा जो है व्याकरण की दृष्टि से एक अपव्यय माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होगा वह प्रति प्लस एक जो है वो प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि घोटक का तद्भव रूप क्या है। तो घोटक का जो तद्भव रूप होता है तो वह घोड़ा होता है। घोटक का तद्भव रूप क्या माना जाता है? तो घोटक का तद्भव रूप जो है वो घोड़ा माना जाता है। जबकि हश्व, अश्व, तुरंग जो है यह सभी तत्सम रूप माने जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।